आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, कुंदनपुर नगर के राजा महेंद्रपाल, जो कि अत्यंत खुश मिजाज रहने वाले, विविध तरह की कलाओं को अपने दरबार के अंदर प्रोत्साहित करने वाले न्यायप्रिय प्रजावत्सल राजा थे। उनके ही दरबार में सुरजीत नाम का एक राजकवि, जो कि राजा के साथ ही बाल्यावस्था में गुरुकुल में शिक्षा और दीक्षा ग्रहण किए हुए था। राजा महेंद्रपाल और सुरजीत, इनकी बचपन से प्रगाढ़ मित्रता थी। यही कारण था कि महेंद्रपाल राजा ने देखा कि मेरा मित्र सुरजीत सचमुच में सुरों को जीतने वाला है, सुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला है। जब वो कोई गीत गाता था, जब वो कोई राग छेड़ता था, आह, मानो साक्षात सरस्वती उसकी जिह्वा के ऊपर आकर अधिष्ठित हो गई है। सुरों को हिलने नहीं देता था और अपनी इस आशु कविता, विशेष रूप से अलग अलग रागों के ऊपर अपने स्वरचित गानों को जब वो दरबार के अंदर प्रस्तुत करता था तो लोग वाह वाह करते हुए नहीं थकते थे। राजा महेंद्रपाल अपने मित्र सुरजीत को राजकवि घोषित करने के पश्चात भी उसकी कई जगह सलाह लेता था। राजा का विवाह तीन रानियों से हुआ था। तीनों रानियां विभिन्न विभिन्न देश की। राजा महेंद्रपाल हमेशा सुरजीत से कहते कि सुरजीत, तू कब विवाह करेगा? अरे किसी अच्छे घराने की लड़की को देख के फटाफट विवाह कर ले, तेरी कविता के अंदर और ज्यादा चार चांद लग जाएंगे। पर सुरजीत कहता कि महाराज, क्या करूं? कोई लड़की इन आंखों में बसती ही नहीं है, और जब तक आंखों में बसेगी नहीं, दिल में उतरेगी कैसे? बात टालने की कोशिश कर देता। कवि सुरजीत अत्यंत दानप्रिय भी था। उसे दरबार से अपनी कविता के बदले खुश होकर राजा जो भी देता, वो अपने घर पहुंचते पहुंचते गरीबों के अंदर वितरित कर देता था। इससे उसकी ख्याति भी दिग दिगंत के अंदर फैल गई थी। एक दिन सुरजीत अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसने सोचा कि आज छोटी छोटी गलियों से निकला जाए, ताकि प्रजा में क्या हालचाल है वो भी देखा जाए, और उसके ऊपर कटाक्ष रूप में कोई कविता कहकर राजा को प्रेरित किया जाए कि तुम्हारे राज्य में कहां कहां खामियां हैं, कमियां हैं। और सुरजीत की इसी अदा के ऊपर महाराज महेंद्रपाल फिदा थे, क्योंकि वो अपनी कविता के माध्यम से राज्य के अंदर जो कमियां खामियां थी उसे वो वर्णित करता था, और राजा आसानी से समझकर उन कमियों को दूर करता था। फलस्वरूप राजा के राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। ये विथियों से जा रहा था तो अचानक एक मकान के गवाक्ष में से एक सुंदर लड़की सुरजीत की ओर ही देख रही थी, जो कि अपने अश्व के ऊपर समारूढ़ होकर उस विथि से जा रहा था। अचानक सुरजीत की आंखें भी
उस लड़की की आंखों से टकराई। दिल के अंदर घंटियां बजने लगी, क्योंकि सुरजीत ने ऐसा अभूतपूर्व सौंदर्य आज तक देखा नहीं था। कल्पना तो कवि लोग करते ही हैं, पर कल्पना को साकार रूप देने वाली उस कन्या को देखकर सुरजीत ने अपने घोड़े की लगाम वहीं खींच ली और हतप्रभ होकर, स्तब्ध होकर, टकटकी लगाकर देखने लगा। और उसकी मानसिक कविता तैयार होने लगी। मन ही मन उसने कविता शेर के रूप में प्रस्तुत कर दी। आंखों से आंखों का वास्ता ना होता तो तेरे दिल तक पहुंचने का रास्ता ना होता। मन ही मन बोला कि वाह, यदि मैं विवाह करूंगा तो इसी कन्या के साथ। तंद्रा टूटी और सुरजीत अपने महल की तरफ निकल पड़ा, पर उसे चैन कहां था। बेचैन हो गया। उठते बैठते सोते जागते बस उसके आंखों के सामने वही दृश्य गवाक्ष का, उस खिड़की के अंदर निर्निमेष दृष्टि से उसी की ओर टकटकी लगाती हुई देखती हुई वह कन्या। उसने अपने एक अनुचर को तलाश करने के लिए भेजा कि जाओ, वो घर किसका है, किसकी बेटी है वो, कौन है वो कन्या, क्या नाम है उसका। उसका अनुचर पहुंचता है। वहां पर पहुंचने के बाद में तलाश करता है तो पता चला कि वो तो एक जुलाहे की लड़की है, बुनकर की, जो कपड़े बुनते हैं। उसने लड़की का नाम पूछा तो नाम था उसका ललिता। ललित कलाओं के अंदर भी ललिता निष्णात थी, पारंगत थी। इतनी जानकारी राजकवि सुरजीत के लिए पर्याप्त थी। दूसरे ही दिन सुसज्जित होकर सुरजीत पहुंच गया जुलाहे के घर पर। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? तो सुरजीत ने कहा कि मैं अतिथि हूं। दरवाजा खोला, पर जुलाहा जानता था राजकवि सुरजीत को, उसकी तारीफ उसने सुन के रखी थी। घबराया कि राज्य के कारभार को संभालने वाले लोग यदि उस समय अपनी घर की दहलीज पर कोई आ गया तो खतरे की निशानी मानी जाती थी कि कुछ ना कुछ अनर्थ होने वाला है। नहीं तो इतने बड़े लोग आज मेरे घर पर क्यों आए? जुलाहे के मन मस्तिष्क के अंदर सैकड़ों सवाल उद्भूत होने लगे। जुलाहे ने हाथ जोड़कर कहा कि आइए, भीतर आइए, आसनस्थ होइए। क्या बात है? मैंने क्या गलती कर दी जो आपको आना पड़ा? आप मुझे ही बुला लेते। सुरजीत बिना इधर उधर की बात किए स्पष्ट रूप से कहने लगा कि देखो, मैं अविवाहित हूं और तुम्हारी लड़की मुझे पसंद आ गई है। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो उसका हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। जुलाहे को अपने आप पर विश्वास नहीं हुआ कि कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहे हैं। कहां ये और कहां मैं? जुलाहे ने अपने आप को संभाला और कहने लगा कि आप क्या बात करते हो? ये तो मेरा अहोभाग्य है जो मेरी लड़की आपको पसंद आ गई है। उसके हाथ तो कहीं ना कहीं मुझे पीले करनी है, पर आप जैसे के हाथ में उसका हाथ देकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा।
फिर भी राजकवि सुरजीत ने कहा कि एक बार आप अपनी कन्या से पूछ लो, यदि उसकी इच्छा नहीं है तो ये विवाह मैं नहीं करूंगा। उसकी बिना सम्मति के विवाह करना मुझे अनुचित लगता है। आप कैसी बात कर रहे हो? हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है कि पिता जहां बोलेगा लड़की वहां खुशी खुशी विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर भी आपकी यही इच्छा है तो तनिक रुकिए, मैं अभी उससे पूछ कर आता हूं। और जुलाहा दूसरे कमरे के अंदर, जहां पर उसकी लड़की सब कुछ सुन रही थी, देख रही थी, पहुंच गया। उसने कहा, बेटा, लगता है तेरा भाग्य स्वयं भगवान ने लिखा है। भाग्य विधाता के भी ऊपर वाले जो भगवान है, उन्होंने तेरा भाग्य लिखा है। अरे तेरे भाग्य के अंदर तो राजकवि सुरजीत स्वयं तेरा हाथ मांगने आया है। तुम उन्हें पसंद आ गई हो और वे चाहते हैं कि मैं तुम्हें एक बार पूछ लूं, क्या तुम उनसे विवाह करना चाहोगी? बेटा, हमारे तो भाग्य खुल गए, समझ लो। अरे कहां हम और कहां वे? ललिता शर्माई और उसने कहा कि पिताजी, आप जो आदेश दोगे उसकी पालना करना मेरा उत्तरदायित्व है, मेरा कर्तव्य है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जहां पर भी मेरा हाथ दोगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लूंगी, उस परिवार को भी स्वीकार कर लूंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर जुल्हा बड़ा खुश हुआ। वो बाहर आया और राजकवि सुरजीत से कहने लगा कि अन्नदाता, मेरी लड़की तैयार है। उसी समय अपने गले का हार निकालकर और हीरे की अंगूठी निकालकर जुलाहे को देते हुए कहा कि मेरी तरह से रिश्ता पक्का हुआ, समझ लीजिए। खुशी का माहौल छा गया। अब राजकवि सुरजीत ने कहा कि आप जितना जल्दी हो सके मुहूर्त निकाल लो। 2 महीने पश्चात का विवाह का मुहूर्त निकल गया। तैयारियां जोर शोर से शुरू होने लगी। अब राजकवि सुरजीत का आना जाना राज दरबार में थोड़ा कम हो गया। एक मंत्री जो राजा महेंद्रपाल और सुरजीत की मित्रता को बिल्कुल भी सहन नहीं करने वालों में से था। उसे बड़ी तकलीफ होती थी कि राजकवि होने के साथ साथ राजा का कितना परम मित्र है। इस मित्रता के अंदर दरार डालने का यह अच्छा मौका है, क्योंकि राजा महेंद्रपाल कई बार सुरजीत को बोल चुका था कि तू विवाह कर ले, विवाह कर ले। और सुरजीत ने यह बात राजा से छुपाई थी, क्योंकि सुरजीत चाहता था कि राजा को एकदम से सरप्राइज दूं। पर बीच में ही अलग से खेल खेलने का मंत्री ने सोच लिया। एक दिन राजा ने यूं ही दरबार में पूछा कि आजकल राजकवि सुरजीत जी नहीं दिख रहे हैं। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, जिसे आप अपना मित्र समझ रहे हो ना, वो आपका मित्र नहीं है, वो आपका परम शत्रु है। तुम क्या बकवास कर रहे हो मंत्री? तुम्हें होश है तुम किसके सामने बात कर रहे हो और किसके लिए बात कर रहे हो? पर मंत्री ने कहा कि महाराज, मेरा अपराध क्षमा करो, पर जो मैं कह रहा हूं प्रमाण के साथ मैं बात करूंगा। अरे वो कन्या रत्न तो आपके राजमहल की शोभा होनी चाहिए। आपकी तीनों रानियों में से भी ऐसा रूप किसी का नहीं है जैसा कि रूप उस कन्या का है, जिससे आपको बिना बताए राजकवि परस्पर विवाह करने वाले हैं। अभी विवाह को समय है, पर मैं तो खबर रखता हूं सबकी। उसने नहीं बताया तो क्या हुआ, मैं आपका हितैषी हूं, हित चिंतन करने वालों में से हूं, और मेरी ये बात मिथ्या नहीं हो सकती। आग में घी डालने का काम मंत्री ने कर दिया।
महाराज महेंद्रपाल सोचने लगे कि मैं उसे सचमुच में अपना परम मित्र मानता हूं, और वो भी पर इतनी बड़ी बात जिसे कि मैं स्वयं कह चुका हूं कि तुम फटाफट विवाह कर ले। जब वो विवाह उसे करना ही था तो मैं कहां बाधक बनने वाला था। और उसने मुझसे ये बात छुपाई। दूसरे दिन ही संयोग ऐसा हुआ कि राजा ने, क्योंकि मंत्री ने नमक मिर्ची लगाकर ये बात कही थी, कहा था कि तुम्हारी तीनों रानियां भी उसके सामने पानी भरती है, ऐसा उसका रूप सौंदर्य। और सचमुच में ललिता साक्षात रति थी, देवताओं की देवांगनाओं के रूप जैसा उसका सुंदर रूप था। राजा के मन में लालसा जागृत हुई उसे देखने की, और राजा छद्म वेश बनाकर, वेश परिवर्तित करके पहुंच गया जुलाहे की उस गली के अंदर। संयोग ललिता उस समय दरवाजे के ऊपर आए हुए किसी महात्मा को अन्नदान दे रही थी। उस समय जब राजा ने उसकी तरफ दृष्टि निपात किया तो देखते ही रह गया और सोचने लगा, यह नारी रत्न तो मेरे महल की शोभा होनी चाहिए। वापस आ गया, क्योंकि ललिता का रूप और सौंदर्य ही ऐसा था। अब उसे मन ही मन अपने मित्र राजकवि सुरजीत के ऊपर क्रोध आने लगा, उसे दुश्मन समझने लगा। अब किसी भी हाल में इस ललिता का विवाह मैं सुरजीत से नहीं होने दूंगा, ये मेरी पत्नी बनेगी। संयोग ऐसा कि दूसरे दिन राजकवि सुरजीत भी राज दरबार में आए। राज दरबार में आने के पश्चात राजा को विविध तरह की कविताएं सुनाई। राजा खुश हुआ, पर बाहरी मन से, भीतर तो राजा के मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा था। क्योंकि दोस्तों, कितनी भी गहरी मित्रता हो, कितना भी गहरा रिश्ता हो, जर, जोरू और जमीन, इन तीन बातों को लेकर ही सारे झगड़े की फसाद होती है उत्पन्न। धन संपत्ति, जोरू स्त्री और जमीन, बस यही कारण है आपसी द्वंद्व का। अब राजा ने, जो कि उसका परम मित्र था, सुरजीत से कहा कि सुरजीत, चौथा विवाह करने का मन हो रहा है। क्या बात है महाराज, किससे? कौन है वो भाग्यवती? अपने ही राज्य की है, बहुत सुंदर कन्या है। महाराज, परिवार कैसा है? परिवार भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सारी तलाश कर ली। पर मैं चाहता हूं कि मेरे विवाह का प्रस्ताव लेकर तुम स्वयं जाओ। महाराज, ये तो मेरा अहोभाग्य है कि मैं आपका विवाह प्रस्ताव लेकर उस घर पर पहुंचूं। राजा ने कहा, हाँ, पर महाराज, वो घर कौन सा है, किसके यहां जाना है, कुछ अता पता तो बताइए, जाऊंगा कहां? अब राजा ने कहा कि मित्र, वो जुलाहे की लड़की ललिता है। ललिता का नाम सुनते ही राजकवि सुरजीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, महाराज, उससे तो मैं विवाह करने जा रहा हूं और मेरा विवाह तो पक्का भी हो गया है। राजा ने कहा, नहीं, तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया, और अब जब मेरा मन उसके साथ हो गया, क्योंकि मैं बता रहा हूं, मैंने उसे कल ही देखा, ये तुम्हारी गलती है, और अब ये बदल नहीं सकता हूं मैं अपने विचारों को। सुरजीत ने कहा, महाराज, विवाह
मन से होता है, आत्मा से होता है। और ललिता मेरे दिलो दिमाग में बस गई है। वो मुझे कुछ नहीं पता, ये मेरा रिश्ता लेकर तुम जाओ महाराज, ये मेरे से नहीं होगा। अरे भला मेरी मंगेतर और उसको जाके मैं कहूं कि तुम किसी और से विवाह कर लो। जबान को लगाम दो सुरजीत, ये मत भूलो कि मैं राजा हूं और तुम मेरी प्रजा हो, तुम्हें मेरा आदेश मानना ही पड़ेगा। सुरजीत ने कठोर शब्द में कहा कि महाराज यह आदेश मैं नहीं मानूंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हें देश निकाला देता हूं। आज के आज तुम इस कुंदनपुर नगरी को छोड़कर चले जाओ और दोबारा लौटकर मत आना, वरना तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। अब राजकवि सुरजीत करे तो क्या करे? वो सीधा जुलाहे के घर पर आता है, ललिता से कहता है कि ऐसा ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं? मुझे तो देश निकाला भी दे दिया है, पर तुम निश्चिंत रहो, यदि अभी भी तुम्हारा मन मेरे साथ विवाह करने का है तो थोड़ा समय जाने दो, क्योंकि राजा इस समय अत्यंत क्रोधाभिभूत है। पता नहीं राजा के कान किसने भरे, राजा पहले ऐसे नहीं थे। क्योंकि दोस्तों, सच्चा प्यार और सच्चा स्नेह जहां होता है ना, वहां पर भगवान को भी ये नहीं देखने को मिलता है कि ये किस खानदान का है, ये बराबरी की मित्रता रखने वाला है या नहीं है। सुदामा को ही ले लीजिए, सुदामा कितने गरीब थे, फिर भी उनका प्रेम, उनकी मित्रता आज मिसाल है। भगवान कृष्ण ने भी उनके चरणों को अपने नेत्रों के पानी से, आंखों के आंसुओं से प्रक्षाल किया था। ये मित्रता होती है। राजा भी ऐसी ही है, पर पता नहीं राजा महेंद्रपाल के कान किसने भरे। जो भी है, पर तुम अभी भी खुली हो, यदि तुम्हारी इच्छा राजा से विवाह करने की तो तुम कर सकती हो, पर मैंने तुम्हें दिलो जान से प्रेम किया है। इतना कहकर सुरजीत वहां से निकल पड़ते हैं, नगरी छोड़ देते हैं। अब राजा के समाचार मंत्री के द्वारा ही जब जुलाहे को मिलते हैं तो जुलाहा बड़ा खुश होता है। अब तो राजकवि भी हट गया, स्वयं राजा मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। तब भी जुलाहे ने कहा कि मैं अपनी बेटी से सवाल पूछ लेता हूं। जुलाहा अपनी बेटी के पास आता है और कहने लगता है कि अब तो स्वयं राजा तुमसे विवाह करना चाहते हैं। ललिता ने मना कर दिया कि मैं मर जाऊंगी पर राजा से विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ राजकवि सुरजीत से ही विवाह करूंगी। बहुत समझाया जुलाहे ने, यदि राजा रुष्ट हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, ये बात भी तुम भली भांति समझ लो। उसने कहा, परिणाम जो भी होगा पिताश्री मैं सहन करूंगी, पर मैं राजा के साथ विवाह नहीं करूंगी। खैर, जुलाहा समझदार था थोड़ा। उसने कहा कि महाराज से कहो कि अभी अभी, क्योंकि उसका रिश्ता तय किया था पर अचानक आपका भी आ गया तो उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, पर वो मान जाएगी। आप मेरी तरफ से ये उन्हें निवेदन कर दो। मंत्री भी जाते जाते कहा कि देख लो जुलाहे, यदि तुमने राजाज्ञा का उल्लंघन किया तो परिणाम तुम जानते हो। धमकी देते हुए मंत्री चला गया। मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज 2-3 महीने के अंदर अंदर वो तैयार हो जाएगी, अभी नया नया प्रेम हुआ था तो उसे टाइम लगेगा, पर मैं आपका ये विवाह करा के ही रहूंगा, क्योंकि आपको पसंद आ गई है और ये मेरा परम कर्तव्य है कि आपकी इच्छा की पूर्ति मैं करूं, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। अब बीच बीच में मंत्री जाने लगा और मंत्री ने जुलाहे के ऊपर दबाव डालकर कह दिया, आने वाली बसंत पंचमी को ये विवाह धूमधाम से होगा।
उसने कहा बसंत पंचमी को? वो तो मां शारदे का दिन है। उस समय मैंने जो कह दिया सो कह दिया। ये चाहता था कि राजकवि को, जो कि अपने आप को सरस्वती सुनु मानता है, उसके गाल पर एक तमंचा होना चाहिए कि मां सरस्वती के पावन दिन पे ही उसकी ललिता चली गई। कुटिल था मंत्री। उसने राजा को कहा आके कि मैंने कह दिया है और जुलाह भी तैयार हो गया। जुलाह ने भी अपनी ललिता से कहा कि बेटा अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सुरजीत भी राज्य छोड़कर चले गया है, पता नहीं अब आएगा भी या नहीं आएगा। पर ललिता ने अब कहा कि पिताजी मैं राजा से विवाह नहीं करूंगी। जुलाह ने बहुत समझाया तो ललिता मौन रही, पर उसने सोचा कि मैं मृत्यु का वरण कर लूंगी पर राजा का वरण नहीं करूंगी। और वो अपने खेत में जाकर आंख का दूध लेकर आई। आंख का दूध एक तरह से जहर का काम करता है और ये जहर धीमा 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 आदमी को मृत्यु की शैया तक पहुंचा देता है। स्लो पॉइजन। अब उसने एक एक दो दो बूंद अपने खाने के साथ मिलाकर वो जहर पीना शुरू कर दिया। आंकड़े का दूध बोलते उसे, सफेद रहता है दूध जैसा वो आंख का। जंगलों के अंदर उस पेड़ को यदि ऐसा किया जाए तो उसमें से वो दूध निकलने लग जाता है। वो 2 बूंद प्रतिदिन लेने लगी, क्षीण होने लगी। इधर बसंत पंचमी नजदीक आने लगी। राजा ने अपनी 3 रानियों को कहा कि जाओ उस ललिता को सुसज्जित करो। विवाह की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। बहुत सारा धन, मानक, मोती राजा ने जुलाहे के घर पर पहुंचाने शुरू कर दिए। अब तो इसने बिस्तर पकड़ लिया। जुलाहे ने भी कहा कि क्या हो गया बेटी तुम्हें, पर उसने किसी को नहीं बताया कि मैंने आंख का दूध प्रतिदिन लेना शुरू कर दिया है। जब राजा की रानी जो कि मगध देश की थी एक, वो आई और उसने इस तरह से ललिता का रूप सौंदर्य जो कि अत्यंत क्षीण हो गया था, कमजोर हो चुकी थी, देखा तो सोचने लगी कि महाराज किसके ऊपर आसक्त हो गए हैं और ये तो अत्यंत बीमार होती चली जा रही है। पर राजा की खुशी ही मेरी खुशी है, ये सोचकर रानी ने तुरंत वैद्य को बुलाया, अपने राजवैद्य को, और कहा कि इसका इलाज शुरू करो। राजवैद्य ने हर तरह से इलाज किया, पर जब तक रोग का निदान नहीं मालूम पड़े तब तक इलाज कैसा। कितनी भी दवाइयां दो, असर नहीं हो रही थी। आखिर रानी ने महाराज से कहा कि महाराज, ललिता कभी भी कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट हो सकती है, आप मेरे साथ चलो। और राजा स्वयं रानी के साथ ललिता के पास जब पहुंचता है तो ललिता की वो हालत देखकर, उस दिन जो ललिता को देखा था और आज जमीन आसमान का फर्क था। राजा ने कहा ये क्या हो गया। महाराज, इसे मैंने कई बार पूछा कि तुमने क्या खाया है, कौन सा जहर खाया है। वैद्य ने निदान तो कर लिया जहर खाया है, पर जब तक उसे ये नहीं पता चलेगा तब तक वो उस तरह से उस जहर का प्रतिकारात्मक औषधि तैयार करके उसे देगा नहीं, तब तक ललिता ठीक नहीं हो सकती। अब हमारे हाथ में समय भी कम है, विवाह को अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं। राजा सोचने लगा, पर उसी क्षण राजा के सामने सुरजीत आ गया। आंखों के सामने सुरजीत के आते ही राजा की वो मित्रता फिर से जागृत हो गई कि सुरजीत को तो मैं ही कहता था कि तू विवाह कर ले, पर मैंने सुरजीत की होने वाली पत्नी को छीनना चाहा। मेरे जैसा दुष्ट मित्र कोई नहीं है। राजा को पश्चाताप होने लगा। पश्चाताप की आग के अंदर राजा जलने लगा। आखिर राजा ने अपने गुप्तचरों को कहा कि कहीं से भी सुरजीत को ढूंढ कर लाओ 2 दिन के अंदर अंदर। सुरजीत जंगल में ही रहता था,
नगर की सीमा लांघ करके। ज्यादा समय नहीं लगा गुप्तचरों को, सुरजीत को ससम्मान लेकर आए। अब राजा ने ललिता से कहा कि देखो, मैं राजा हूं और प्रजा अर्थात मेरी पुत्र, तुम मेरी पुत्री हुई, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ मैं विवाह नहीं करूंगा, पर तुमने कौन सा जहर खाया है बता दो, तुम्हारा विवाह सिर्फ और सिर्फ सुरजीत के साथ ही होगा। जब राजा के मुंह से यह बात सुनी तो ललिता ने कहा कि मैंने आंख का दूध पिया है, वो भी 2-2 बूंद। जैसे ही आनंद फानन के अंदर वैद्य को मालूम पड़ा, वैद्य ने उस तरह की जड़ी बूटी तैयार करके औषधि निर्माण करना शुरू कर दिया और ललिता को देना भी प्रारंभ कर दिया। दवाई का असर हुआ, रोग समझ में आ गया था और ललिता 3 डोज के अंदर ही एकदम तंदुरुस्त हो गई, उठकर बैठ गई। धूमधाम से इसका राजकवि सुरजीत भी आ चुका था। गुप्तचरों के द्वारा सूचना मिलती राजा ने ससम्मान अपने स्वयं के राज हाथी के ऊपर बिठाकर उसे बुलाया और राजा ने स्वयं राज दरबार के अंदर घोषणा कर दी कि आज मेरे मित्र सुरजीत का विवाह है और राजसी ठाट बाट के साथ उसका यह विवाह संपन्न होगा। बसंत पंचमी के दिन ही धूमधाम से ललिता और सुरजीत का विवाह संपन्न हुआ। राजा ने अपनी मित्रता अच्छी तरह से निभाई, पर जब तक ठोकर नहीं खाते हैं ना, तब तक मित्रता का महत्व भी समझ में नहीं आता है। ललिता ने जो दोनों मित्रों के बीच में दूरियां पैदा हो गई थी, वो दूरियों को दूर करने के लिए जहर खाना भी पसंद किया, अपने आप को समाप्त करना भी पसंद किया। और मगध देश की वो रानी, उसने अपने पति महेंद्रपाल को अच्छी तरह से समझाया कि आप जबरदस्ती भी ललिता से विवाह कर लोगे, पर ललिता सिर्फ और सिर्फ सुरजीत को चाहती है। आपका विवाह होने के बाद भी जो पत्नी सुख आपको प्राप्त होना चाहिए वो कभी नहीं होगा। राजा को भी भली भांति यह समझ में आ गया और राजा ने कहा कि मित्र बार बार नहीं मिलते और ऐसे अच्छे मित्र ढूंढने पर भी नहीं मिलते। मेरा तो अहोभाग्य है जो सुरजीत जैसा मित्र मुझे मिला है। दोस्तों, प्रेरणास्पद कथाओं के साथ साथ ये मेरा जो दूसरा चैनल है आज की कहानी, ये कहानियाँ थोड़ी बड़ी जरूर होती है पर बहुत प्रेरित करने वाली होती है। आपको मेरी ये कहानी सचमुच में पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दिया करो। आप नए हो मेरे इस YouTube चैनल की कहानियाँ देखने के लिए तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, मैं चाहूँगा कि मित्रता के नाम पर राधे राधे जरूर लिखिए, क्योंकि कृष्ण और राधा का प्रेम अपरिमेय था। ठीक इसी तरह से कृष्ण और सुदामा का प्रेम मित्रता से परिपूर्ण था। दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर आपने जय श्री कृष्ण भी लिखा तो मैं समझूंगा कि मेरी कहानी आपको सचमुच में पसंद आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस लिंक को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।